Today we'll start with the concept of cost. जब इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करेंगे किसी भी बिजनेस से रिलेटेड तो तीन कॉन्सेप्ट हमारे को समझ आने बहुत जरूरी है. वन इज कॉस्ट, सेकेंड इज रेवेन्यू एंड थर्ड इज प्रॉफिट. आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉस्ट एंड इन द लेक्चर्स टू कम विल अंडरस्टैंड अबाउट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी. क्या होता है कॉस्ट? कॉस्ट refers to the expenditure incurred by a producer on factor as well as non-factor inputs for a given amount of output of a commodity. बहुत सरल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं कि कॉस्ट क्या है, तो किसी भी कमोडिटी या कितना भी आउटपुट जनरेट करने के लिए एक प्रोड्यूसर जितनी लागत इनकर करता है, जितनी एक्सपेंडिचर इनकर करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं. यहां पर दो बातें आपको समझनी जरूरी है कि किसी भी सामान को बनाने के लिए हमारे को इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है. बहुत स्वाभाविक है कि फॉर एनी आउटपुट वी नीड सर्टेन इनपुट्स. ये हमने प्रोडक्शन फंक्शन में भी समझा था. दो तरह के इनपुट्स होते हैं. वन इज द फैक्टर इनपुट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द अदर आर नॉन फैक्टर इनपुट्स. तो दो प्रकार के इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स जो मेजरली लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं. ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें हैं जिनको हम बार बार लगातार इस्तेमाल करके किसी और सामान या किसी सर्विस की प्रोडक्शन करते हैं. यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनको हम बार बार इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से प्रोडक्शन नहीं होने वाली है, क्योंकि सामान को बनाने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं. मैं कोई भी सामान बनाऊंगा तो उसमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी. तो इसको ऐसे समझो, आई हैव टू मेक अ प्रोडक्ट एक्स. टू मेक दैट प्रोडक्ट एक्स आई विल नीड रॉ मटेरियल. तो एक हो गया रॉ मटेरियल, और एक उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, मुझे उस मशीनरी को चलाने के लिए लेबर चाहिए. तो यानी कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर रिक्वायर्ड. तो दो चीजें हमारे को चाहिए होती हैं कभी भी किसी प्रोडक्शन को करने के लिए. अब ये दोनों की दोनों चीजें, चाहे ये फैक्टर इनपुट्स हैं चाहे ये नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं, ये फ्री में तो आते नहीं है. इनकी कुछ ना कुछ तो कीमत अदा करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इसके पैसे चुकाने पड़ेंगे अगर मुझे इनको इस्तेमाल करना है. बस जितना पैसा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा टू यूज दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, वो कॉस्ट क्या होती है? वो सारा एक्सपेंडिचर होता है जो हमारे को किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगेगा. So cost refers to the expenditure which is incurred by a producer on factor as well as non-factor inputs for a given amount of output of a commodity. तो किसी भी सामान को बनाने के लिए मुझे फैक्टर इनपुट्स भी इस्तेमाल करने हैं, मुझे नॉन फैक्टर इनपुट्स भी इस्तेमाल करने हैं, और इन दोनों के ऊपर जो मेरा खर्चा होगा उसको मैं क्या बोलता हूं? कॉस्ट बोलता हूं. ठीक है. तो लैंड की भी एक कॉस्ट है जो मुझे पे करनी पड़ेगी, लेबर की भी एक कॉस्ट है जो मुझे पे करनी पड़ेगी, कैपिटल यूज करने की भी एक कॉस्ट है जो पे करनी पड़ेगी, और एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन की स्किल और नॉलेज और टैलेंट के भी पैसे मुझे चुकाने पड़ेंगे. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी. जब हम इन सभी कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी. कॉस्ट को समझने का एक और तरीका है, वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है ऐसा कॉस्ट, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको हम पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और मनी और मनीज वर्थ. या तो मैं कैश चुकाऊंगा उसके बदले उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए, या उसके बदले मैं कोई ना कोई पैसे या पैसे के समान रूप की चीज अदा करूंगा. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मींस द मनी स्पेंट बाय अ फर्म ऑन बाइंग और हायरिंग ऑफ फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स इज कॉल्ड द मनी कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट. बहुत सिंपल सी बात है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम मनी कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसका मतलब यह है
कि किसी भी कॉस्ट को अगर मैं अदा करूंगा, पेमेंट करूंगा कैश या कैश की फॉर्म में, तो उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जब लेबर को उसकी वेजेस पे की जाएंगी, जब रॉ मटेरियल एक्सपेंस की कॉस्ट को पे किया जाएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन का बिल पे किया जाएगा, तो आप इन सभी की पेमेंट कैसे करते हो? या तो आप इनको कैश में पे करते हो या इन द फॉर्म ऑफ कैश पे करते हो। मैं कैश या इन द फॉर्म ऑफ कैश की बात कर रहा हूं। मनी और मनीज वर्थ, कैश या कैश के समान रूप से जब कोई चीज को आप पे करने में यूज करते हो तो उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। सो ऑल द मनी कॉस्ट आर नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर की कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, लैंड का जब रेंट पे करोगे तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, बिजली का बिल पे करोगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, टेलीफोन की पेमेंट करोगे explicit cost है। So any cost which is incurred and which is to be paid in the form of cash, that is called explicit cost। तो आपने याद रखना है ये एक तरह से कैश कॉस्ट है या मनी कॉस्ट है, ठीक। Then there is another cost which is called implicit cost। implicit cost का मतलब क्या है? ये ऐसा एक्सपेंडिचर है, ये ऐसा खर्चा है जो आपने कर तो दिया है पर इसके बदले आप कैश पे नहीं करोगे। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ कैश। कभी भी ऐसा खर्चा हम करते हैं बिजनेस के अंदर जिसमें कैश को पे करने की जरूरत नहीं होती है, जिसमें कैश पे नहीं किया जाता है, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द इम्प्यूटेड और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर ऑफ द फर्म हिमसेल्फ। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो और जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हो वो बिल्डिंग आपकी खुद की है। द ओनर मे यूटिलाइज हिज ओन बिल्डिंग, और अपना ही पैसा लगाया है आपने अपने बिजनेस में। द ओनर यूजेस हिज ओन कैपिटल एंड ही ऑल्सो एक्ट्स एज अ मैनेजर ऑफ हिज फर्म हिमसेल्फ। तो आप अपनी ही बिल्डिंग में अपने ही पैसे लगाकर और खुद ही बिजनेस को मैनेज करते हो, तब ना आप अपनी बिल्डिंग का रेंट अपने आप को दोगे, ना अपने पैसे अपने कैपिटल के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो अपने आप को पे करोगे, और ना ही एज अ मैनेजर जो आपने काम किया उसकी आप सैलरी लोगे। सो अ बिजनेसमैन विल नॉट पे रेंट टू हिमसेल्फ फॉर हिज ओन बिल्डिंग, he will not pay interest on his own capital, and he will not take salary for being a manager of his own firm। इन सभी को हम क्या बोलेंगे? इन सभी को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है उस जगह का रेंट तो है पर पे नहीं किया जा रहा, उस कैपिटल का कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट तो देना है पर पे नहीं किया जा रहा, और उस मैनेजर को सैलरी तो देने वाली बनती है पर सैलरी दी नहीं जा रही है। सो वी कैन से दैट ही डज नॉट पे द रेंट और इंटरेस्ट और सैलरी टू हिमसेल्फ, ऑल्दो सच पेमेंट्स अक्रू टू हिम। अगर मैं अपने ही बिजनेस में अपने ही बिल्डिंग में अपना ही पैसा लगा के खुद ही मैनेज कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को ना रेंट पे कर रहा हूं, ना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ना ही मैं सैलरी ले रहा हूं, बट इट डज नॉट मीन कि उस जगह का कोई रेंट नहीं है, उस कैपिटल का कोई इंटरेस्ट नहीं है और उस मैनेजर का कोई सैलरी नहीं है। सैलरी भी है, रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, पर सिर्फ यहां पर फर्क यह है कि यहां पर ना इंटरेस्ट, ना सैलरी, ना रेंट कैश में पे किया जाएगा, ठीक है। अनलाइक एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट हर वो खर्चा है जो हो तो रहा है बिजनेस में पर कॉस्ट कैश में पे नहीं की जा रही, तो इनको हम बोलते हैं नॉन कैश कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट होती है कैश कॉस्ट और इम्प्लिसिट होती है नॉन कैश कॉस्ट। Imputed or estimated value of these productive services supplied by the owner himself is called the implicit cost. In economics, the total cost is estimated considering both explicit and implicit cost। जब हम इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, तो उस कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आती है। Cost is always measured as opportunity cost, which means the sum total of both explicit and implicit cost। तो एक एग्जांपल, एक फार्मर है
उस फार्मर की खुद की लैंड है, ओन लैंड, इस लैंड के ऊपर उसकी सारी फैमिली काम करती है ना, फार्मिंग करती है, और इस पूरे लैंड के ऊपर फार्मिंग करने के लिए जो उनके पास पैसा है वो भी उन्होंने खुद ही अपनी जेब से लगाया है। तो ये जो फार्मर है, ये फार्मर अपनी फैमिली के साथ पूरे साल भर में जब इस पे फार्मिंग करके प्रोडक्शन करेगा, तो क्या उस प्रोडक्शन करने के बाद वो अपने आप को इस लैंड का रेंट पे करेगा? वो ये कह सकता है कि ये लैंड का रेंट मुझे पहले पे करना है? नहीं बोलेगा वो। क्या वो अपनी फैमिली से जो काम करवा रहा है उसको सैलरी नहीं देगा? सैलरी बनती तो है, पर फैमिली मेंबर्स को सैलरी दी नहीं जाएगी। वो जो पैसा उसने अपने फार्म के ऊपर लगाया है पूरे साल भर काम करने के लिए, क्या उस पैसे के ऊपर की इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं है? कॉस्ट तो है, पर ये फार्मर पे नहीं करेगा कॉस्ट। सो ऑल दीज कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड सैलरी, दीज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसलिए इम्प्लिसिट कहते हैं बिकॉज ना रेंट, ना ही सैलरी और ना ही इंटरेस्ट फार्मर कैश में पे करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल इसी में और ले लो। इस फार्मर ने एक मिस्टर ए को भी बोला था इस फार्म पे काम कर एज ए लेबरर, और उस मिस्टर ए को इस फार्मर ने पूरे साल भर में 10,000 रुपीज कैश में पे किया एज लेबर। तो ये जो 10,000 रुपीज मिस्टर ए को कैश में लेबर पे करी गई है, क्या ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है? नहीं, ये है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एनी कॉस्ट विच इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? विच इज नॉट पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। है दोनों ही कॉस्ट, है दोनों ही एक्सपेंडिचर, है दोनों ही लागत, पर एक को आपने कैश में चुकाया है और एक को आपने कैश में नहीं चुकाया है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नॉन कैश कॉस्ट, ये एक ही बात है। ठीक है, और आगे चलते हैं। Then there is another form to understand what is the concept of cost. This is selling cost and production cost. As the name suggests, selling cost का मतलब क्या है? वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर, वो लागत, वो कॉस्ट जो सामान को बेचने पर आएगी, जो सामान की सेलिंग करने पर आएगी, जो सामान की प्रमोशन करने पर आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉस्ट। तो एक प्रोड्यूसर जब अपने सामान की एडवर्टाइजमेंट करता है, जब प्रमोशन करता है, तो उस प्रमोशन पे, उस एडवर्टाइजमेंट पे सेलिंग कॉस्ट आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉस्ट। So selling cost refers to the expenditure incurred by the producer in order to promote the sale of commodity like advertisement expense. So सामान की सेलिंग करने पर, एडवर्टाइजमेंट करने पर, प्रमोशन करने पर जो लागत आएगी उसको हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। Then what is production cost? As the name suggests, सामान की प्रोडक्शन करने पर जो कॉस्ट आएगी, जो एक्सपेंडिचर होगा, जो लागत लगेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। सो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो सामान को बनाने की कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, सामान को बेचने की कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट, कैश में पे करी गई कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कैश में ना पे करी गई कॉस्ट इम्प्लिसिट या इंप्यूटेड कॉस्ट। आगे और चलें तो अब हमारे को एक और कॉन्सेप्ट समझना है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। एंड यहीं पर हमारा जो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है, ये यहीं से आगे प्रोसीड होगा। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर 3 तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं। 1 मार्केट पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसको हम वेरी शॉर्ट रन या मार्केट पीरियड बोलते हैं। देन देयर इज शॉर्ट रन पीरियड और शॉर्ट पीरियड, एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग रन पीरियड और लॉन्ग पीरियड। फर्क क्या है? वेरी शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकता, और प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को इसलिए इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि ना ही वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ना ही फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज किए जा सकते हैं। नाउ सिंस both these factors of production cannot be altered, cannot be changed in such a very short period of time,
that is why the production will not increase. Whereas what is short run period? Short run period एक ऐसा पीरियड है जहां पर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। हमने प्रोडक्शन फंक्शन की बात करी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करी है, तो उसमें क्या है कि शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो वेरिएबल फैक्टर्स की इंप्लॉयमेंट को इंक्रीज करना पड़ता है, और शॉर्ट पीरियड में सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर पाते हो, फिक्स्ड फैक्टर्स फिक्स्ड ही रह जाते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज नहीं होते हैं, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड। और शॉर्ट टर्म पीरियड में प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देन देयर इज टाइम पीरियड लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब क्या है? एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन नेचर, मींस आप हर तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी को आप इंक्रीज कर सकते हो फॉर इंक्रीजिंग योर प्रोडक्शन। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कैन बी अंडरस्टूड बोथ इन द शॉर्ट रन पीरियड एंड इन द लॉन्ग रन पीरियड। इन दोनों ही पीरियड में हमारी कुछ कॉस्ट लगेगी। शॉर्ट रन पीरियड में हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। शॉर्ट रन पीरियड में हमारे पास कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हैं। याद करो प्रोडक्शन फंक्शन, याद करो शॉर्ट रन पीरियड और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वहां पर हमने बोला था कि शॉर्ट रन पीरियड में एक प्रोड्यूसर ने अगर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो ही कैन डू दैट बाय इंक्रीजिंग वन बाय वन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन फिक्स्ड। अब वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी एक कॉस्ट है। जब आप लेबर को इंक्रीज करोगे, जब आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन को इंक्रीज करोगे, जब आप पावर को इंक्रीज करोगे, धीरे धीरे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी एक कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जांपल लैंड इज फिक्स्ड, बिल्डिंग इज फिक्स्ड, प्लांट एंड मशीनरी इज फिक्स्ड इन अ शॉर्ट रन पीरियड। तो जितनी प्लांट एंड मशीनरी, जितनी लैंड है, जितना हमारे पास कैपिटल है, वो तो फिक्स्ड है, उनकी जो कॉस्ट रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी। तो हम ये बात कर सकते हैं कि शॉर्ट रन पीरियड में दो तरह की कॉस्ट होती है। वन इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द अदर इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आ जाएगी, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको ये बहुत अच्छी तरह, बहुत क्लियरली पता है कि फिक्स्ड फैक्टर्स तो फिक्स्ड हैं। मेरे पास जितनी लैंड है, मेरे पास जितनी बिल्डिंग है, मेरे पास जितनी प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी इंप्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रही है। वो तो जितना लैंड है उतना ही लैंड है। सो इसका मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स क्योंकि चेंज नहीं होते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट, विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट विल आल्सो नॉट चेंज, और वी कैन से दैट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड। ये बदलती नहीं है। आउटपुट मैं ज्यादा बनाऊं, आउटपुट कम प्रोडक्शन हो, आउटपुट बढ़ता जाए, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जितनी 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर होगी उतनी ही 1000 लेवल ऑफ आउटपुट पर होगी और उतनी ही 1 लाख लेवल ऑफ आउटपुट पर होगी। फिक्स्ड कॉस्ट इज इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट इन शॉर्ट रन पीरियड। या फिर फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो लेवल ऑफ आउटपुट के बढ़ने से बढ़ेगी नहीं, लेवल ऑफ आउटपुट के घटने से घटेगी नहीं। जितनी फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर है उतनी ही मेरी फिक्स्ड कॉस्ट थ्रू आउट दी शॉर्ट रन पीरियड रहने वाली है। क्लियर हुआ? वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल है, विच मीन्स जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मात्रा को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, और जब वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगे वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी
और इट विल चेंज विद लेवल ऑफ आउटपुट। ज्यादा आउटपुट बनाएंगे तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी, कम आउटपुट बनाएंगे तो कम वेरिएबल कॉस्ट होगी, बनाएंगे ही नहीं आउटपुट तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। क्लियर हुआ? Fixed cost refers to the expenditure incurred on the fixed factors of production. Variable cost refers to the expenditure incurred on variable factors of production. तो फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। अब टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन कंप्राइजेस ऑफ बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन पीरियड में टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं उनके ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है और कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल है उनके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मेरे पास एक लैंड है, जिस लैंड का मुझे रेंट 1 लाख रुपीस पर मंथ पे करना पड़ता है। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन करने के लिए मुझे एक लैंड चाहिए था और लैंड का जो मुझे रेंट है वो 1 लाख रुपीस पर मंथ देना पड़ता है। इस लैंड के ऊपर मैं अपनी लेबर से काम करवाता हूं और अगर मैं एक लेबर से काम करवाता हूं तो मुझे उसको 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं 1 मंथ के। ऐसे ही अगर मैं 2 लेबर से काम करवाऊंगा तो मुझे 2000 रुपए पे करने पड़ेंगे, 3 लेबर से काम करवाऊंगा तो मुझे 3000 रुपए पे करने पड़ेंगे, बिकॉज 1 लेबर कॉस्ट इज 1000 पर मंथ। नाउ इफ आई हैव टू इंक्रीज द आउटपुट, इफ आई हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट, मुझे क्या ज्यादा लैंड चाहिए कि ज्यादा लेबर चाहिए? शॉर्ट रन में मुझे ज्यादा लेबर चाहिए, बिकॉज ज्यादा आउटपुट बनाने के लिए मुझे लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी और अगर लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी लेबर की, विच मींस लेबर इज वेरिएबल फैक्टर एंड सिंस वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ज्यादा आउटपुट बनाने के मुझे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर चाहिए तो लेबर की कॉस्ट वेरी करेगी एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी जब आउटपुट इंक्रीज करेगा। सो व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस लेबर कॉस्ट इंक्रीजेस विच इज वेरिएबल कॉस्ट। पर चाहे मैं इस लैंड के ऊपर 1000 यूनिट बनाऊं, चाहे 10,000 यूनिट बनाऊं, चाहे 1 लाख यूनिट बनाऊं, मुझे इस लैंड का रेंट तो 1 लाख रुपए ही पे करना पड़ेगा, लैंड का रेंट बदलेगा नहीं। तो लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करे डिक्रीज करे, चाहे लेवल ऑफ आउटपुट 0 हो जाए, मुझे फिर भी ये रेंट पे ही करना पड़ेगा और ये रेंट फिक्स्ड ही है। ज्यादा आउटपुट बनाने से लैंडलॉर्ड मुझसे ज्यादा रेंट नहीं लेगा, कम आउटपुट बनाने से लैंडलॉर्ड मुझसे कम रेंट नहीं लेगा, लैंडलॉर्ड तो रेंट मुझसे फिक्स्ड ही लेगा, चाहे मैं ज्यादा आउटपुट बनाऊं फैक्ट्री में, चाहे मैं कम आउटपुट बनाऊं। सो सम कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड in the short period and some cost varies with the level of output। लेकिन मेरी टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को जोड़कर आने वाली है। तो इन द शॉर्ट रन पीरियड फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा सर? लॉन्ग रन में तो हमारे सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? वेरिएबल। लॉन्ग रन में मैं लैंड की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी इंक्रीज कर सकता हूं, कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी इंक्रीज कर सकता हूं, प्लांट एंड मशीनरी को भी बढ़ा सकता हूं, बिल्डिंग को भी इंक्रीज कर सकता हूं। तो क्योंकि मेरे सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाएंगे तो लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करने के लिए मुझे अपना स्केल ही चेंज करना पड़ेगा, जिसको हम स्केल ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। तो जब लैंड भी इंक्रीज करेगी तो लैंड की कॉस्ट इंक्रीज करेगी, जब बिल्डिंग बनाएंगे ज्यादा तो बिल्डिंग की कॉस्ट इंक्रीज करेगी, जब कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट होगा तो कैपिटल की कॉस्ट इंक्रीज होगी। यानी कि जो फैक्टर्स शॉर्ट रन में फिक्स थे वो सारे फैक्टर्स लॉन्ग रन में वेरिएबल हो गए हैं। तो जब सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल हैं तो उनकी कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट होगी। सो इन द लॉन्ग रन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। लॉन्ग रन में सिर्फ सारी कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। देयरफॉर द टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन।
Since in the long run period all the factors are variable, there is no distinction between variable factors and fixed factor. ये सारी बातें आपको प्रोडक्शन चैप्टर में समझ आ गई थी. So there is no difference between fixed cost and variable cost. All cost will become variable in nature, therefore there is no distinction between total cost and total variable cost. The distinction between total cost and total variable cost disappears, and therefore the term total cost is used in reference to long run cost. तो हमें एक बार इन ब्रीफ फिर से याद कर लेना है. एक है शॉर्ट रन और एक है लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में कुछ कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होंगी और कुछ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होंगी. फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लगती है और वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लगती है. और अगर हम इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी इन द शॉर्ट रन पीरियड. Whereas in the long run period there is only variable cost. Variable cost क्यों? Because all factors of production are variable in nature. यहां पर कोई फिक्स फैक्टर तो बचा ही नहीं है, सारे फैक्टर्स क्या हो गए हैं? वेरिएबल. तो यहां पर जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी जो कॉस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट. देयरफॉर total cost and variable cost will mean one and the same thing in the long run period. तो short run में total cost दो चीजों को जोड़कर बनती है, लेकिन long run में variable cost ही total cost कहलाई जाती है. यहां तक क्लियर हुआ?